हेलो एवरीवन, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? नालंदा, तक्षशिला, कौशाम्बी, विक्रमशिला। ये नहीं था कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौशाम्बी एक शहर का नाम था, जबकि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ये शिक्षा के अध्ययन के केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला मौर्य काल के टाइम का बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है, विद्या अध्ययन है, उसकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला विद्या अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विद्या अध्ययन केंद्र की स्थापना किसने की? तो ये की थी धर्मपाल ने। तो ये तीनों है क्या विद्या अध्ययन के केंद्र थे प्राचीन भारत में, लेकिन कौशाम्बी एक शहर था, वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त, कल्हण, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। ये थे विशाखदत्त। विशाखदत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की दुर्वंशियों के बारे में जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस से। कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, जिसमें राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के सभी चीज़ों को, दृश्यों को दर्शाया गया है। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन भी खुद एक बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने भी अपनी 3 रचनाओं की रचना की थी, जिनका नाम है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये किसकी हैं? ये हैं हर्षवर्धन की। मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाखदत्त की। तो राइट आंसर होगा विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध विहार, सोन नदी का उद्गम स्थल। जो भीमबेटका है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध है वो है भानुगुप्त से। ये गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त, और एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। और एरन अभिलेख में ही हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे पहले हमें सती प्रथा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है भानुगुप्त के एरन अभिलेख थे। स्कंदगुप्त के समय में सबसे ज़्यादा हुनों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। वो किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो भी किसके शासनकाल का है? वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का ही है। कई बार क्वेश्चन आया है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, छठा भाग, सातवां भाग या फिर आधा भाग? गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो थी उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगाम अभिलेख, एरन अभिलेख, स्कंद अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। ये मिलता है एरन अभिलेख। जो अभी पढ़ा है कि एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय का है, और इसमें ही सबसे पहले हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा शास्त्र से, वनस्पति शास्त्र से? तो ये है चिकित्सा
शास्त्र से। गुप्त कालीन की पुस्तक है जिसका नाम है नवनीतिकम, और ये किससे संबंधित है? ये है चिकित्सा शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्तूलभद्र, भद्रभाऊ, कालकाचार्य, श्रवण। तो ये थे स्तूलभद्र। जैन समुदाय आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो नग्न रहते थे वो कहलाए दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्तूलभद्र और दिगंबर जैन संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रभाऊ। तो यहाँ आपसे श्वेतांबर के पूछे गए हैं, तो राइट आंसर होगा स्तूलभद्र। स्तूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाते हैं? 9, 11, 8, 7। ये लिए जाते हैं 9 मतों के द्वारा। सुरक्षा परिषद में, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, क्या सुरक्षा परिषद, उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 5 तो होते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी और 10 होते हैं टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। तो टोटल कितने हो गए 15। उनमें से 9 के सकारात्मक मतों द्वारा भी कोई भी निर्णय लिया जाता है, और जिसमें क्या है कि जो 5 स्थायी मेंबर होते हैं उन 5 की सहमति जरूरी होती है। तो 5 का उनका होना जरूरी है, और जो अस्थायी सदस्य हैं कितने 10, उनमें से 4 का सहमत होना जरूरी है। तो 9 मतों के द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रक्रियात्मक मामलों की क्या है निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण, आय के आधार पर वर्गीकरण, जाति के आधार पर वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। जो क्रीमी लेयर है इसका तात्पर्य है जब हम किसी को आय के आधार पर क्या करते हैं वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि EWS आया, तो EWS जो था वो आय के आधार पर ही था, इसलिए उसको हम क्रीमी लेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1993, 1993, 1973, 1963, 1983। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था? 1971, 1977, 1967, 1972। ये रहा था 1977। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो फर्स्ट इलेक्शन, जो फर्स्ट चुनाव हुए थे वो 1951 में शुरू हुए थे, 1952 तक वो चले थे। तो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो तब जीती थी कांग्रेस पार्टी, और तब के बाद 1977 तक कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था। उसके बाद 1977 के चुनाव होते हैं और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आती है, और जो कांग्रेस थी उसकी बुरी तरह हार होती है। तो पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में वो बनी थी 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, अल्पसंख्यकों से, अन्य पिछड़ा वर्ग से। तो ये है अन्य पिछड़ा वर्ग से। जो मंडल आयोग है वो किससे संबंधित है? वो है अन्य पिछड़ा वर्ग से। इसकी स्थापना होती है, मंडल आयोग की जो स्थापना है वो होती है 1979 में। कौन सी सरकार करती है? भारतीय जनता दल की सरकार इसे करती है, क्योंकि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में। तो उसके बाद यही सरकार 1979 में यानी कि 79 में मंडल आयोग की स्थापना करती है, और ये मंडल आयोग है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1980 में, 1980 में। लेकिन जो ये आयोग है मंडल आयोग, ये लागू होता है 1989 में। 1989 में सरकार आ जाती है BP सिंह की, और तब ये क्या है लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है मंडल आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 6वां भाग। तो ये होने चाहिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। अगर आपको आधिकारिक तौर से विपक्षी दल के रूप में कार्य करना है तो कुल संख्या का 1/10वें भाग का क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बताइए। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, पेरियार आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटक। तो आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, पेरियार आंध्र प्रदेश। ये गलत है क्योंकि पेरियार जो अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो केरला में है, जो कि बाघ और हाथी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाकी सरिस्का राजस्थान में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगड़ी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल में। जो कुकटी वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? उष्ण कटिबंधीय सदाहवार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, टुंड्रा वनस्पति। ये उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण है मध्य भारत की जो टीक है। टीक एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो कि फर्नीचर बनाने के काम आती है। तो ये कहाँ मिलती है? मध्य भारत में। और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का ये उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय सदाहवार वन। ये भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड, हिमालय और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाहवार वन। मैंग्रोव वन दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति हमें बहुत ही ऊंचे स्थानों पर पाई जाती हैं जब धूप बहुत कम होती है, बर्फ पड़ती है, और टुंड्रा वनस्पति वहीं पाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं। तो जो मध्य भारत की टीक है वो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का क्या है? उदाहरण है, क्योंकि ये एक प्रकार बहुत अच्छी लकड़ी होती है और इससे फर्नीचर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में स्थित है और ये भारत में एक उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार के अंदर है, इसका ही निरंतरता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा का है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, गिर गुजरात में है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी हिमालय, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वी हिमालय, इन सबको क्या कहा जाता है? तप्त स्थल कहा जाता है। ये भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किए हुए हैं। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? 4, 5, 6, 8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।